तो आज हम लोग यहाँ पे फिर से एक और नई मानवा को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। मैं इस बार ज्यादा चिल्लाने विल्लाने नहीं वाला हूँ, हल्की फुल्की जोक ही मारूंगा क्योंकि मानवा पहले से ही फनी है। देन लेट्स बिगिन। एपिसोड की शुरुआत ईस्टर्न डोमेन से होती है, जहाँ पे हम लोग दो हंसों को प्यार मोहब्बत करते हुए देखते हैं। खौफ करो भाई, मुझसे ही डरो कम से कम। खैर तभी इन दोनों का प्यार यहाँ पे हादसे के अंदर बदल जाता है क्योंकि डर के मारे इनकी गर्दनें आपस में ही लिपट जाती हैं। लेकिन इनके सामने एक बुढ़ा जोरों से चीख चीख के कह रहा था कि मैं समय यात्रा कर लिया। जिसके बाद हम लोग मेन स्टोरी के मेन हीरो को देखते हैं जिसका नाम येजुन था, जो ये देख के हैरान हो गया था कि उसकी कोमल त्वचा बुढ़े के अंदर बदल गई है। वो कहता है कि मैं तो क्लास के अंदर झपकी मार रहा था, अचानक से यहाँ पे कैसे आ गया। जिसके बाद उसको रियलिटी हिट करती है कि ये तो सब 61 साल का बुढ़ा बन चुका है, ना इसे कोई लड़की भाव देगी, ना ही ये कभी कॉलेज जा पाएगा और ना ही कभी सुट्टा फूंक पाएगा। येजुन कहता है कि मुझे ये मंजूर नहीं है। जिसके बाद वो यहाँ पे ओल्ड बॉडी की हिस्ट्री जानने की कोशिश करता है, यानी कि ये बुढ़ा कौन है, कहाँ से आया है, क्योंकि इसे पहले से ही पता है कि मानवा के अंदर काम कैसे चलता है। जिसके बाद वो यहाँ पे इस बुढ़ो की ओल्ड मेमोरी चेक करता है, तो फिर हमें पता चलता है कि इस वर्ल्ड को कुनलुन रियलम बोला जाता है और ये पूरा वर्ल्ड ही कल्टीवेशन के बारे में ही है। जिसके बाद हमें यहाँ पे इस वर्ल्ड की कल्टीवेशन रियलम के बारे में बताया जाता है। ये तुम ना ही जानो तो बढ़िया है, समय के साथ बदलते ही रहते हैं साले ये। इसके बाद हमें बुढ़े के बारे में बताता है कि बुढ़े का नाम ये जुनलिन है और इसे तुम ऐरा गैरा बुढ़े ना समझना, ये एकदम पावर लेवल का बुढ़ा था जिसको कम उम्र में ही इसकी फाउंडेशन कोर वोर सब कुछ स्टेब्लिश हो गया था और ये अपने सेक्ट का यहाँ पे टॉप लेवल का पावर हाउस हुआ करता था, जो कि ईस्टर्न रीजन के जुआनटियान सेक्ट के बीच में था और ये टॉप 6 सेक्ट में से सबसे टॉप पे था। लेकिन भाई की किस्मत के धागे तब उघड़ गए जब ये किसी मिशन के चलते इवल कल्टीवेटर्स को निपटा रहा था। तभी किसी ने इन लोगों के ऊपर यहाँ पे एम्बुश किया और उसकी जो भी पावर सोना चांदी था वो इससे लूट लिया और उसके डाटियान को भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। ऑफ कोर्स इतना बुरी तरीके से कटा है तो फिर यहाँ पे दर्द तो होगा ही ना, इसलिए बुड्ढे ने पूरी तरीके से यहाँ पे सब चीजों के ऊपर गिव अप कर दिया और हर किसी चीज को अवॉइड करने लगा और अपनी पीक पे रह के अपने दिन गुजारने लगा और ये टोटल 110 सालों तक जिया है। खैर इसके बाद ये जो आगे से रोते हुए कहता है, क्या मुझे इस बूढ़ी शरीर में ऐसे ही जीना पड़ेगा क्या, इसी तरीके से बिता दूंगा अपनी जिंदगी में। ये जो यहाँ पे सारा गुड़ा भाग लगाता है और उसे पता चल जाता है कि ये कल ही निकल लेगा, कल ही ये स्वर्ग सिधार जाएगा। खैर तभी ये की बुद्धि चमकती है और वो हमें बताता है कि जैसे कि हर एक मानवा के अंदर होता ही है कि टाइम ट्रैवल करने के बाद मेन कैरेक्टर के पास किसी तरीके की चीट या फिर पावर आ ही जाती है, इसलिए उम्मीद अभी भी बाकी है। जिसके बाद ये अपनी लाठी पटकता है और चिल्लाते हुए कहता है, यो सिस्टम डैडी इज होम, अब आ जाओ, शकल दिखाने का समय हो चुका है। आधा घंटा बीत जाता है लेकिन सिस्टम नहीं आता। जिसके बाद ये अपनी औकात थोड़ी सी नीचे करता है और प्यार से बोलने लगता है, बेबी सिस्टम आ जाओ, पापा घर आ चुके हैं, गले नहीं मिलना क्या। फिर भी 2 घंटे तक कोई भी नहीं आता तो ये अपना लेवल और ज्यादा नीचे करता है और आगे से कहता है, भाई मेरे यार मजाक ना करो यार, आ जाओ प्लीज। तब भी कोई ना आता और तब जाके एजेंट को कुछ समझ में आता है कि शायद से ये कोई सिस्टम वाली स्टोरी नहीं होगी, कोई आइटम वाली होगी। जिसके बाद वो अपनी जगह खगालता है और उसे यहाँ पे एक अंगूठी तो मिलती है, तो उसको लगता है कि इस अंगूठे के अंदर कोई बुड्ढा होगा जो कि यहाँ पे उसको पावरफुल टेक्निक देगा। इसलिए वो उस रिंग के अंदर झांकते हुए कहता है कि बुढ़ो वापस आ जाओ, अब समय नहीं है, बुली करने का समय नहीं है, आ जाओ, मैं मरने ही वाला हूँ, आ जाओ। लेकिन अंगूठी के अंदर से भी कोई भी आवाज नहीं आती। जिसके बाद ये अपनी सारी उम्मीदें खो देता है। इसे यही लगता है कि बस अब बुढ़ापे में इसी तरीके से जीना है और वो अंगूठी को पीछे फेंक देता है। जिसके बाद चिल्लाते हुए ऊपर वाले को कोसने लगता है, ये कहते हुए कि जब यहाँ पे लाना ही था तो कम से कम पावर ही दे देते, बिना पावर के मुझे पटक दिया। जिसके बाद वो अंड बंड कुछ तो कहता रहता है लेकिन तभी सिस्टम यहाँ पे आ जाता है और ये बेचारा मजबूरी में एक्टिवेट हुआ था। ये होस्ट से कहता है कि होस्ट प्लीज सिविलाइज्ड रहो, इतना गाली गलोच ना करो, देरी हो गई थी। फिर ये जो जैसे सिस्टम को देखता है तो खुशी के मारे आंसू आ जाते हैं। वो उससे कहता है कि आखिरकार तुमने अपनी शकल दिखाई ही दी। मुझे तो यही लगने लगा था कि ये कोई पावरलेस स्टोरी होगी जहाँ पे मैं किसी भी और पेला जा सकता हूँ, लेकिन तुम आ गए। इसमें सिस्टम आगे से माफी मांगता है कि सॉरी मैं गहरी निंदा अवस्था में था, ये रहा आपका न्यूबी गिफ्ट, आपको चाहिए। जिसमें यहाँ पे ये जो आगे से कहता है कि अभी खोलो भाई। जिसके बाद जैसे न्यूबी गिफ्ट खोला जाता है तो फिर उसे यहाँ पे एक स्पेशल एबिलिटी मिलती है जो कि था एडवर्सिटी, बेसिकली कठिनाई या फिर परेशानी। आसान शब्दों में अगर ये जोन किसी ऐसे बंदे से टकरा जाता है जो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो सिस्टम ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये जोन को उससे ज्यादा पावरफुल बना देगा। समझ में नहीं आ रहा ना, अभी आगे देखना। जिसपे ये जोन तो आगे से बौखला ही जाता है। वो आगे से कहता है कि ऐसा भी कुछ होता है क्या, मुझे तो लग रहा था कि घंटों भर में ना तुझे मेहनत करनी पड़ेगी, कल्टीवेशन बढ़ानी पड़ेगी, ये रिसोर्स वो रिसोर्स, लेकिन तुमने डायरेक्ट मुझे इमोर्टल ही बना दिया और ऐसे यकीन नहीं हो रहा था। जिसपे सिस्टम आगे से कहता है, ट्रस्ट मी ब्रो, ट्रस्ट मी, ये कोई स्कैम नहीं है, लेजिट फंक्शन है, लेजिट। जिसपे ये जोन आगे से कहता है कि अब देखो तुम, मैं कैसे सबको उंगल करता हूँ, मुंह तोड़ दूंगा, ऐसी ऐसी गाली दूंगा कि सामने वाला खुद ही लड़ने पे मजबूर हो जाएगा। जिसके बाद तुम मुझे बचाने के लिए आ जाना और मुझे ज्यादा ताकतवर बना देना उनसे। जिसपे सिस्टम आगे से कहता है, नो वरी होस्ट, बाय द वे मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे पास जीने के लिए 4 ही घंटे बचे हैं। ये जो आगे से कहता है, मजाक कर रहे हो ना,
जिसके बाद वो अपने बूढ़े पैरों से भागने लगता है ताकि वो किसी के साथ फाइट कर सके। जिसके बाद हम लोग कुछ घंटों के बाद में येजुन को देखते हैं और ये हाफ रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये अभी ही निकल लेगा, इसकी अर्थी अभी उठ जाएगी। और सिस्टम आगे से बोले जा रहा था कि ब्रो बस आपके पास 35 मिनट ही बचे हुए हैं। जिसमें येजुन आगे से कहता है कि सबर रखो यार, बूढ़ा शरीर है, कितनी तेज भाग लूंगा। तब येजुन की नजर एक तरफ जाती है जहाँ पे कई सारे बीस्ट फाइट वाइट कर रहे थे। जिसके बाद हम लोग यहाँ पे येजुन के सेक्ट के कुछ लोगों को देखते हैं। ये काले कपड़ों वाला यहाँ पे सेक्ट लीडर है, यानी कि येजुन का सेक्ट लीडर, और इसका नाम यूनियन है, जो कि यहाँ पे सामने वाली टीम से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो हमारे सेक्ट के अंदर बिना बताए घुसने की। तो सामने की टीम वाला बंदा यहाँ पे उन लोगों से बदला लेने के लिए आया हुआ था और वो उन लोगों से कह रहा था कि मैं आज तुम लोगों की फील्डिंग सेट कर दूंगा और किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। इस पे यूनियन उसे कहता है कि ये बात हजारों सालों पहले है, तुम यहाँ पे ली किंगडम के लोगों को मार रहे थे, इसलिए हमें मजबूरन तुम्हें यहाँ से भगाना पड़ा, लेकिन अब तुम यहाँ पे बदला लेने के लिए वापस आए हो, तुम्हें शर्म वरम नहीं है क्या। इस पे सामने की टीम वाला बंदा आगे से यहाँ पे अपने ऑरा को रिलीज करता है और उन लोगों से कहता है कि अभी पता चलेगा कि कौन बदला लेने के लिए आया हुआ है। वह पे इन लोगों को जैसे उस बंदे का ऑरा महसूस होता है तो ये लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे नासेंट सोल रियलम पे था। इसलिए वो लोग सेक्ट लीडर से पूछते हैं कि अब वो लोग इसे कैसे हैंडल करेंगे। जिसपे यूनियन पीछे मुड़ के उन लोगों को मोटिवेट करता है, जिससे इन लोगों को समझ में आ जाता है कि इन लोगों के पास और कोई चॉइस ही कहाँ है। इन लोगों को अपने सेक्ट के लिए यहाँ पे मरते दम तक फाइट करना ही पड़ेगा। इसलिए अपने वेपन्स उठाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन एज वी नो कि कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर यहाँ पे एक एक स्टेज मायने रखती है, ये तो साला नासेंट सोल रियलम पे है। इसलिए वो यहाँ पे एक एक करके इन लोगों को भाई गाजर मूली के तरीके सूत देता और इन लोगों को पता भी नहीं चलता। साइड से हम लोग येजुन को देखते हैं जो कि उन लोगों से कहता है हमने कैसे भाई गुस्सा मार दो भैया, लेकिन क्या करता, बूढ़े शरीर की वजह से इसकी आवाज भी मर गई थी और सिस्टम इसे बार बार बताया जा रहा था कि होस्ट बस 20 मिनट बाकी है, होस्ट कुछ तो करो इससे पहले कि मैं भी आप ही के साथ दफन हो जाऊं। लेकिन ये बेचारा क्या ही करता, आवाज आने नहीं थी, इसलिए अपनी लाठी उठाता है और दोबारा उन लोगों की तरफ जाने लगता है, लेकिन इसकी कमर टूटे जा रही थी। खैर हम लोग उस चिड़ीबाज को देखते हैं जो कि ऑफकोर्स पावरफुल था, तो ये उन लोगों को ताने मारे जा रहा था, ये कहते हुए कि तुम लोग तो 2 घोड़े के इंसान हो। जिसके बाद वो अपने मुंह के अंदर से एक बीम टाइप में निकालता और उसे डायरेक्ट यूनियन के ऊपर फायर कर देता है, जिससे यूनियन और उसके जितने भी साथी थे वो सभी धड़ाम से नीचे जाके गिरते हैं। इससे के लिए यूनियन और उसके जितने भी साथी थे वो सभी यहाँ पे कोर फाउंडेशन पे थे और वहीं पे अपना चिड़ीबाज नासेंट सोल रियलम पे था। तो ऑफ कोर्स पावर गैप काफी ज्यादा बड़ा था। वहीं पे चिड़ीबाज इन लोगों से कह रहा था कि आओ कौन मुझसे लड़ेगा, आज तुम लोगों का फेट मेरे हाथों में है, चुपचाप सरेंडर कर दो। लेकिन उसी टाइम पे चिड़ीबाज को यहाँ पे येजुन की आवाज सुनाई देती है, जो कि उसे चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि ये बाज के दूर के रिश्तेदार, तेरे अंदर हिम्मत है तो मुझसे आगे बात कर। जिसपे वो चिड़ीबाज आगे से बढ़ा जाता है और चिल्लाते हुए कहता है बुढ़े मरना है तेरे को। तो फिर हम लोग येजुन को देखते हैं और इसने यहाँ पे लाउड स्पीकर निकाल लिया था और आगे से चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि तेरे अंदर गूदा है तो फिर मुझे मार के दिखा, मेरे बच्चों को परेशान करने के बारे में सोचना भी नहीं। वहीं पे येजुन हमें बताता है कि उसे लाउड स्पीकर यहाँ पे ओल्ड बॉडी की रिंग के अंदर से मिला है, नहीं तो आज वो यहाँ पे बिना कुछ करे ही निपट जाता। जिसपे ऑफ कोर्स उस चिड़ीबाज को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो फुल तेजी के साथ में येजुन की तरफ आगे बढ़ने लगता है। वहीं पे यूनियन आगे से कहता है ये तो अपना छोटा भाई है। वहीं पे इन सभी लोगों को येजुन के बारे में पहले से ही पता था, इसलिए ये लोग कहते हैं कि अब तो वो मॉर्टल होगा, वो बेचारा इसके खिलाफ क्या ही कर लेगा, कहीं वो अपना सेक्रीफाइस देके हम लोगों को बचाने की तो नहीं कोशिश कर रहा है। इसके बाद हम लोग चिड़ीबाज को देखते हैं जो कि येजुन से कह रहा था कि अब मैं तुझे पहले मारूंगा, जिसके बाद तेरी हड्डियां चबाऊंगा। जिस पे येजुन आगे से कहता है कि ये तो मैं करूंगा तुझे गर्म तेल में तलने के बाद में और मस्त चिकन लेग पीस खाते हुए। वहीं पे येजुन के पास बस 10 सेकंड बाकी थे और वो मन के अंदर सोचता है कि ये कब तक बातें करेंगे भाई, 1-2 अटैक कर दो मेरे ऊपर, मैं मरने वाला हूँ। खैर इसके बाद इसी तरीके से काउंटडाउन शुरू हो जाता है और येजुन चीखते हुए कह रहा था कि मारो मेरे ऊपर। खैर इसके बाद चिड़ीबाज यहाँ पे हमला कर ही देता है, ये कहते हुए अगर तुझे मरने का इतना ही शौक चढ़ाया तो फिर ये ले। जिसके बाद वो एनर्जी बीम को यहाँ पे डायरेक्ट येजुन के ऊपर मारता है। वह पे येजुन आगे से कहता है आखिरकार आ ही गया। जैसे ही वहाँ पे धमाका होता है तो सिस्टम यहाँ पे डिटेक्ट कर लेता है कि होस्ट के ऊपर किसी पावरफुल बंदे ने अटैक किया है, तो वो यहाँ पे येजुन की कल्टीवेशन यहाँ पे उस बंदे से ज्यादा बढ़ा देता है। जैसे कि अपना चिड़ीबाज यहाँ पे नासेंट सोल रियलम पे है, तो फिर यहाँ पे येजुन की कल्टीवेशन को मिड स्टेज नासेंट सोल रियलम कर दिया जाता है। फिर इसके बाद हांसन की यहाँ पे जैसे ही कल्टीवेशन बढ़ती है तो ये बुढ़े से जवान भी हो जाता है और आगे से कहता है अच्छा तो सिस्टम ने झूठ नहीं बोला था। जिसपे सिस्टम आगे से कहता है बोला था ना बेबी, झूठ नहीं बोलता। जिसके बाद येजुन अपनी एबिलिटी का यूज करते हुए चिड़ीबाज का जो भी अटैक था उसे यहाँ पे डिफॉल्ट मार देता है। जिसको देख के तो एक सेकंड के लिए चिड़ीबाज भी हैरान हो जाता है, वो मन के अंदर सोचता है किससे बढ़ गया मैं। वहीं पे यूनियन और उसके बाकी साथी लोग भी हैरान थे कि अचानक से ये बुढ़ा था ताकतवर कैसे बन गया। इसके बाद हम लोग येजुन को देखते हैं और उसके जवान वाले वर्जन के अंदर, जो कि पहले से तो ठीक ही लग रहा था लेकिन बुढ़ा भी होता तो भी मुझे चल जाता। वहीं पे येजुन यूनियन और बाकी लोगों से कहता है कि तुम्हारा भाई अभी भी जिंदा है। वहीं पे चिड़ीबाज आगे से घबरा जाता है क्योंकि अब उसकी फील्डिंग सेट होने वाली थी और इन लोगों को पहले से ही येजुन के बारे में पता है कि वो एक टॉप लेवल का एक्सपर्ट है, तो उसे यही लगता है कि अब तक जानबूझ के नौटंकी कर रहा था ताकि वो यहाँ पे चिड़ीबाज को फंसा सके। यूनियन और उसके बाकी साथियों को भी समझ में आ जाता है कि अब तक यहाँ पे ये जो सिर्फ नौटंकी कर रहा था, वो तो चुपके चुपके कल्टीवेट कर रहा था और खुद को यहाँ पे नासेंट सोल रियलम का एक्सपर्ट बना लिया ब्रेक थ्रू करके। वहीं पे इन लोगों की बातों से हम लोगों को पता चलता है कि इनके वेस्टलैंड प्रोविंस के अंदर अगर कोई यहाँ पे नासेंट सोल रियलम के अंदर ब्रेक थ्रू
शुरू कर ले तो वो काफी ज्यादा खास माना जाता है। वही भी चिड़ीबाज तो एकदम घबरा ही जाता है। वो आगे से येजुन से कहता है कि यहाँ पे जो कुछ भी हो बस एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी और कुछ भी नहीं। मैं तुम्हारे सेट को छोड़ के जा रहा हूँ, चाय भी पीने के लिए आऊंगा, बाय बाय। जिसपे येजुन का और पूरी तरीके से बदल गया था। वो आगे से कहता है गलतफहमी, तुमने मेरे सेट की फाउंडेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया, मेरे भाइयों को मार दिया और तुम ये कह रहे हो कि ये सब कुछ बस गलतफहमी से हुआ था। फिर इसके बाद सिस्टम बाहर निकलता है और वो होस्ट से कहता है होस्ट, आपने यहाँ पे कल्टीवेशन का पहला लेवल अनलॉक कर लिया है, इसलिए आपको यहाँ पे रैंडम रिवॉर्ड दिया जाता है। और ये रैंडम रिवॉर्ड ओक्यो ने कोई टेक्निक थी जिसका नाम ग्रेट डिसोलेशन इम्पेरिजिंग हेवंस फिंगर था। वहीं पे वो चिड़ीबाज से कहता है अगर मैं ऐसा करूं तो फिर तुम्हें कैसा लगेगा, तुम्हारे क्लैन को खत्म कर दूं, तुम्हारे फैमिली मेंबर्स को खत्म कर दूं और कहूं कि मुझसे गलती हो गई तो फिर तुम मुझे माफ कर दोगे क्या। वहीं पे जब चिड़ीबाज को समझ में आ जाता है कि अब माफी मांगने से कुछ भी नहीं होगा तो ये मन के अंदर यही सोचता है कि इसकी कल्टीवेशन ज्यादा थोड़ी नहीं है मुझसे, बस थोड़ी सी ही तो ज्यादा है, इतना गैप कोई बड़ा गैप नहीं है। जिसके बाद वो उससे कहता है कि आप भी भिड़ना चाहोगे। जिसपे ये जोन आगे से यही लाइन पेलता है कि जब तक कोई मुझसे उंगल ना करे तब तक मैं कुछ भी नहीं करता, लेकिन अगर तुम मुझे पहले उंगल करोगे तो फिर मैं बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करूंगा। और वो चिड़ीबाज से कहता है कि तुम्हारे जैसे लोगों को जल्द ही खत्म कर देना चाहिए, नहीं तो पता नहीं तुम लोग कितने ज्यादा लोगों की जाने लोगे। इस पे चिड़ीबाज आगे से कहता है कि ठीक है फिर अब यहाँ पे कोई भी चॉइस नहीं है, तो फिर भले ही मुझे आज चाहे अपने कोर को ही यहाँ पे डिस्ट्रॉय करना पड़े लेकिन तुम तो जिंदा नहीं बचोगे। जिसके बाद वो यहाँ पे अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करने लगता है। तो ये जुन आगे से हेवंस फिंगर का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि जैसे तुम्हारी मर्जी। जिसके बाद वो यहाँ पे जैसे ही हेवंस फिंगर का इस्तेमाल करता है तो आसमान से यानी कि हेवन से एक बहुत बड़ी फिंगर लगातार नीचे आ रही थी, जिसको यहाँ पे फ्लो ऑफ द फोर हेवंस बोला गया है। चिड़ीबाज जैसे उस फिंगर को दिखता है तो वो आगे से कहता है कि तुम मेरी बीवी ले लो यार, मेरे बच्चे भी ले लो, लेकिन मुझे जाने दो, अरे मेरा क्लैन भी ले लो यार, तुम सब कुछ ले लो बस मुझे जाने दो। वो आगे से रोते हुए लगते हुए कहता है कि आज तू नासन सोलियलम में पहुंचा था, इतनी जल्दी मर जाऊंगा, मजा भी नहीं उठा पाऊंगा इस रियलम का। खैर इसके बाद वो हेवन से फिंगर सीधा आके चिड़ीबाज के ऊपर गिरती है तो नीचे का ग्राउंड पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है और तगड़ा धमाका होता है। वहीं पे जब वहां से फिंगर गायब होती है तो चिड़ीबाज तो गायब ही हो गया था, वहां पे कुछ बचा ही नहीं था। उसके जितने भी क्लैन मेंबर थे वो सभी कल्टी मार लेते हैं, ये कहते हुए भागो अगर जिंदगी प्यारी है तो। पीछे से ये सुन आगे से कहता है कि अभी कहाँ भाई, मेरे होते हुए बिल्कुल भी नहीं। जिसके बाद वो यहाँ पे हेवंस फिंगर का नहीं पूरे हेवंस हैंड का इस्तेमाल करता है और उनको भी पकड़ के उन्हें यहाँ पे मसल देता है। जिसके बाद वो यूनियन के पास आता है और उससे कहता है कि मैंने उन्हें निपटा दिया, अब हमारे सेट के अंदर कोई भी परेशानी खड़ी नहीं करेगा। जिसपे यूनियन आगे से कहता है थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। जिसके बाद वो यूनियन से माफी भी मांगता है, ये कहते हुए कि हमें लगा था कि आपकी कल्टीवेशन क्रिपल हो गई है तो फिर हमने आपको वहाँ पे भेज दिया, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं हम लोग। जिसके बाद हम लोग सुकियान जोवे को देखते हैं जो कि यहाँ पे हेवनली फ्रेग्रेंस पीक की पीक मास्टर है और वो लोगों से कहते हैं कि फालतू की बकवास बंद करो, अब इसे सीधा एकदम बड़ी चोटी पे पहुंचा दो। जिसके बाद हम लोग जाओ डेंजो को देखते हैं जो कि यहाँ पे हिडन शॉट पीक मास्टर है और ये सभी लोग यहाँ पे येजुन की तारीफ करे जा रहे हैं तो उसे यहाँ पे तारीफ से नहला देते हैं। वही पे येजुन आगे से खुश था कि ये लोग यहाँ पे कहानी पेले दे रहे हैं तो फिर उसे यहाँ पे ज्यादा डायलॉग्स मारने की जरूरत नहीं है, उसका स्क्रीन टाइम बचेगा। लेकिन उसी टाइम में यहाँ पे एक और परेशानी आ जाती है और तभी साइड से दो लोग आते हैं जो कि जख्मी हालात में थे और वो यहाँ पे उन लोगों को बताते हैं कि विंड थंडर सेक्टर वालों ने उन लोगों के ऊपर हमला किया और उनके जितने भी स्पिरिट माइंस और वेन्स थी उनके ऊपर अटैक करके उन्हें ले गए हैं, यानी कि इन लोगों को लूट लिया गया है। जिसपे यूनियन का आगे से खून खोल जाता है क्योंकि वो लोग हमेशा से ऐसा ही करता आ रहे हैं और ना ही कभी इन लोगों से तमीज से बात किए हैं और ऊपर से बिना स्पिरिट वेन्स के इन लोगों की जो कल्टीवेशन है वो यहाँ पे किसी काम की नहीं रह जाएगी। इन लोगों को यहाँ पे स्पिरिट वेन्स की जरूरत है ताकि ये लोग कल्टीवेशन को चालू रख सके। इसलिए वो येजुन से कहता है कि हम अपने सभी डिसाइपल्स को लेके यहाँ पे विंड थंडर सेक्टर जा रहे हैं ताकि वहां से अपना सारे रिसोर्स वापस ले सके। और वो येजुन से भी पूछता है कि तुम आना चाहोगे। येजुन हम लोगों को बताता है कि विंड थंडर सेक्टर यहाँ पे 6 सेक्शन में से एक है जो कि पूरे प्रोविंस के अंदर आते हैं। हालांकि उन लोगों ने पहले भी कई बार बवाल किया है लेकिन ऐसा कोई बड़ा बवाल नहीं किया था। अब तो वो लोग डायरेक्ट इन लोगों के ऊपर डाका ही डायरेक्ट ले रहे हैं और उनके रिसोर्सेज चुराए ले रहे हैं। सिंपल सी बात है, वो लोग यहाँ पे डिमन क्लास के साथ में एक साथ बल्कि घूम रहे हैं और इन लोगों के ऊपर लाते बरसा रहे हैं और ये लोग यहाँ पे कुत्तों की तरीके पड़े हुए हैं और कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, पावर नहीं है जो बेचारों के पास में। अब उसी टाइम में सिस्टम बाहर निकलता है और उसको यहाँ पे साइड क्वेश्चन दे देता है कि उसे यहाँ पे विंड थंडर सेक्टर जाना पड़ेगा कुछ अनइमेजिनेबल रिवॉर्ड्स के लिए। जिसपे येजुन आगे से कहता है मुझे पता था कि तुम मुझे पक्का यहाँ पे कुछ ना कुछ देने के लिए आओगे ही, अच्छा हुआ तुमने मुझे यहाँ पे क्वेश्चन दे देने तो मैं तुम्हें फ्री में ही जाके कसने वाला था। इसलिए येजुन उन लोगों से कहता है कि तुम लोग अपना काम संभालो, मैं यहाँ पे विंड थंडर सेक्टर जाऊंगा और उन्हें यहाँ पे जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। जिसपे यूनियन आगे से अंगूठा दिखाते हुए कहता है ग्रुप इधर, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम तो बड़े ही सैवज हो। जिसके बाद वो यहाँ से निकल जाता है ये कहते हुए कि तुम लोग रुको, मैं अभी पहले जाता हूँ, तुम लोग बाद में आना, और वो उड़ते हुए यहाँ से निकल जाता है। जिसपे यूनियन आगे से कहता है कि हमने आखिरी बार कब अपने सेट को इतना ज्यादा बैडस देखा था। जिसपे कियानजो आगे से कहते हैं कि शायद से वो लोग
लोग ये जोन के साथ में दोबारा यहाँ पे 6 पिक सेक्ट्स के अंदर बदल सकते हैं। खैर इसके बाद हम लोग यहाँ पे विंड थंडर सेक्ट को देखते हैं, जो कि यहाँ पे ये जोन के सेक्ट के लूटे हुए माल के बारे में ही कह रहे थे कि जो भी प्लान बनाया था वो काफी ज्यादा स्मूथ चला गया। पहले हम लोगों ने चिड़ीबाज को उनके साथ भिड़वा दिया, जिसके बाद पीछे से उनकी स्पिरिट वेन को ही चुरा लिया, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर हम लोग बहुत ही जल्द यहाँ पे टॉप सेक्टर के अंदर बदल जाएंगे। वहीं पे लोगों को ये भी चिंता हो रही थी कहीं डीमन किंग इन लोगों के पीछे ही न पड़ जाए और इन्हें धोखा दे दे, लेकिन इन्हें इस चीज से भी डरने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे फेदर्ड इमॉर्टल सेक्टर से कोई बंदा आया था जो इन लोगों के सेक्टर के साथ रह रहा है। जिसके बाद हम लोग चेन युआन हाई को देखते हैं, जो कि विंड थंडर सेक्टर का मास्टर है, और वो यहाँ पे किसी एल्डर मुंह से कह रहा था कि मैंने सुना कि मेरा बेटा वहाँ पे कई सारी चीजों को बहुत ज्यादा अच्छे से कर रहा है, और वो यहाँ पे आपके किसी बहुत ज्यादा बड़े वनरेबल एल्डर का डिसाइपल भी बन गया है। जिसके बाद हम लोग एल्डर मो को देखते हैं, जो कि यहाँ पे चेन युआन हाई से कहता है कि जैसा कि मैंने कहा, मैं यहाँ पे यही न्यूज देने के लिए आया हुआ था। तुम्हारे बेटे के हाथ में ग्रेट सन वनरेबल टेक्निक मिल गई है, और साथ ही में उनके टीचर भी, इसलिए तुम्हारा बेटा बहुत ही जल्दी एक बहुत बड़ा लेजेंड बनने वाला है। जिसपे चेन युआन हाई काफी ज्यादा खुश हो जाता है, और वो आगे से कहता है मुझे पता था मेरे बेटे के पास इमॉर्टलिटी का यहाँ पे पोटेंशियल है। जिसके बाद एल्डर मो अपने पास से यहाँ पे एक नासेंट सोल रियलम वाली पिल विल निकालते हैं, और चेन युआन हाई को देते हुए कहते हैं कि ये तोहफा है जो कि तुम्हारे बेटे ने भिजवाया है। जिसपे चेन युआन हाई और उसके जितने भी चेले थे वो सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये पिल उन लोगों को डायरेक्ट यहाँ पे नासेंट सोल रियलम का कल्टीवेटर बना देगी। इसलिए चेन युआन हाई काफी ज्यादा खुश था। वो आगे से कहता है मेरा बेटा मेरे लिए ध्यान रख रहा है। साथ ही में चेन युआन हाई यहाँ पे एल्डर मो से ये भी कह देता है कि एक छोटी सी प्रॉब्लम और है जनाब, एक डीमन किंग हम लोगों को परेशान कर रहा है, उसके बारे में क्या? जिसपे एल्डर मो आगे से कहता है उसको हम देख लेंगे, आप चिंता न करिए। जिसपे चेन युआन हाई और भी ज्यादा खुश, वो आगे से कहता है कि आप यहाँ पे आए हम लोग धन्य हो गए, और ये आगे से सफाई भी दे रहा था, अगर हम लोगों ने डीमन किंग से पंगा न लिया होता तो फिर आज हम लोग यहाँ पे रिसोर्स को लूट न पाते कुछ लोगों से। खैर उसी टाइम पे यहाँ पे ये जोन एंट्री मारता है और उसका धमाका कुछ ज्यादा ही भयंकर था, तो सभी लोगों का ध्यान उस तरफ जाता है, और ये जो उन लोगों से कहता है अच्छा ये है तुम लोगों का विंड थंडर सेक्टर। चेन युआन हाई पीछे मुड़ के कहता है कि कौन है जो मेरे इलाके में इस तरीके से बवाल मचाने के लिए आया हुआ है। जिसपे ये जो आगे से कहता है कि वो मैं हूँ जो यहाँ पे तुम्हारे इलाके के अंदर बवाल मचाने के लिए आया हुआ हूँ। वहीं पे उन सभी लोगों को ये जो उनके ऑरा से समझ में आ जाता है कि वो नॉसेंट सोल रियलम पे है। वहीं पे यूजन ने अपनी क्वेस्ट पूरी कर ली थी, तो सिस्टम उसे यहाँ पे ह्यूमन किंग सील एंड ग्रेट वर्ड आर्ट टेक्निक देता है। वहीं पे चेन युआन हाई को ये जो नाम सुना सुना सा लग रहा था, लेकिन उसे ये समझ में नहीं रहा था कि ये बंदा है कौन, और उसे पूछता है कि तुम हमारे सेक्टर के अंदर किस लिए आए हुए हो। जिसपे यूजन अपना पूरा बायोडेटा है और आगे से कहता है कि बेवकूफ ना बनो, तुम लोगों ने डीमन के साथ टीम अप करके हमारे ऊपर हमला किया और हमारे माल को लूट लिया। डीमन को तो मैं पहले ही मिटा चुका, अब तुम्हारी बारी है। तब जाके चेन युआन हाई को येजुन के बारे में याद आता है कि ये वही बंदा है जिसने अपनी सारी कल्टीवेशन खो दी थी, लेकिन अब अचानक से नासेंट सोल रियलम पे आ गया है, और उसे पता था अगर ये यहाँ पे है तो फिर डीमन किंग पहले ही मारा जा चुका है, अब उनका अगला नंबर लगने वाला है। इसलिए वो पीछे मुड़ के एल्डर मो से कहता है कि हमें करना चाहिए क्या कुछ, और वो मन के अंदर यही सोचता है कि जब तक एल्डर मो यहाँ पे है तब तक उसे किसी भी चीज की चिंता नहीं है, वो रिलैक्स कर सकता है। वहीं पे एल्डर मो की कल्टीवेशन येजुन से ज्यादा थी, तो वो येजुन के सामने धौस जमा रहे थे, ये कहते हुए कि अपने घुटनों में बैठ जाओ और अपने हाथ पैर तोड़ लो तो फिर मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। लेकिन येजुन उनको बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता। वो आगे से कहता है क्या रे बुड्ढे, हड्डी टूट गई क्या तेरी, जो इस तरीके से जवानी उछाल मार रही है। जिसपे एल्डर मो की सुलग जाती है। जिसके बाद वो आगे से यहाँ पे अपने ऑरा और कल्टीवेशन को रिलीज करते हैं, जिसका ऑरा यहाँ पे काफी ज्यादा हाई था, तो वो सभी लोगों को उड़ाते हुए जा रहा था, और सभी लोगों को समझ में आ जाता है कि एल्डर मो यहाँ पे डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रियलम में है, और उन्हें यकीन हो गया था कि येजुन तो गया, अब उसकी यहाँ पे फील्डिंग सेट हो चुकी है। इसलिए चेन युआन हाई काफी ज्यादा खुश था, और वो येजुन से कहता है कि तुझे क्या लगा कि तू यहाँ पे आएगा और कुछ भी कर लेगा, आज तेरा खेल खत्म है बेटे, और तू जैसे ही यहाँ पे खत्म हो जाएगा वैसे ही हम लोग यहाँ पे परफॉर्म ह्यूमन सेक्टर को दुनिया से ही मिटा देंगे। जिसके बाद वो येजुन से कहता है कि भीख मांगो तो फिर मैं यहाँ पे तुम्हें शायद से छोड़ दूं, लेकिन येजुन का चेहरा बता रहा था कि उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो आगे से कहता है कि तुम बस डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रियलम पे ही हो, कोई भगवान नहीं हो जो यहाँ पे आके कुछ भी कर लोगे। भाई सिस्टम ने ऐसा वरदान दिया है कि भाई कुछ भी कर सकता है, और ये वाला एटीट्यूड पूरे चैप्टर चलता है। बंदा बिल्कुल भी नहीं घबराता किसी भी चीज से, पूरा टाइम एकदम केयर फ्री रहता है। जिसके बाद हम लोग यूनियन और बाकी लोगों को देखते हैं जो कि यहाँ पे विंड थंडर सेक्टर आ चुके थे, और वो यहाँ पे बाकी डिसाइपल्स के साथ फाइट कर रहे थे, जिन्हें में से यहाँ पे एक डिसाइपल उन लोगों को बताता है कि एल्डर मो फेदर सेक्टर इमॉर्टल से यहाँ पे आए हुए हैं, जो कि इस समय विंड थंडर सेक्टर के अंदर रुके हुए हैं। ये सुन के यूनियन काफी ज्यादा हैरान होता है, तो वो डिसाइपल आगे से बताता है कि तुम्हें क्या लगा कि हम लोगों के पास इतनी हिम्मत कैसे है कि हम लोग डायरेक्ट तुम्हारा माल लूटने के लिए वहां पे पहुंच गए। हमारे पास पहले से ही यहाँ पे फेदर इमॉर्टल सेक्टर की तरफ से सपोर्ट था, इसलिए हम यहाँ पे आए थे। वो बीस्ट तो बस एक मोहरा था। जिसके बाद वो लोगों को पूरी कहानी बताता है कि युआन हाई का बेटा यहाँ पे फेदर इमॉर्टल सेक्टर के अंदर ले लिया गया है, और उसकी कल्टीवेशन को बढ़ता हुआ देख के यहाँ पे सेक्टर वाले इन लोगों के सेक्टर के ऊपर मेहरबान है, इसलिए वो इन लोगों को यहाँ पे एडवाइस देता है कि अभी भी समय है, लौट जाओ, और अगर उनकी किस्मत अच्छे रहे तो फिर वो लोग यहाँ पे उनके नौकर बन के रह सकते हैं। लेकिन तब तक युआन हाई उसका यहाँ पे गला ही उड़ा देता है, और उन लोगों से कहता है कि वो लोग यहाँ पे येजुन को बचा
बचाने के लिए आए हुए हैं तो उसे बचा के ही वापस जाएंगे। वहीं पे इन लोगों को यकीन था कि ये जो यहाँ पे शायद से किस्मत के भरोसे एल्डरमो के खिलाफ टिक सकता है, इसलिए लोगों के पास उम्मीद थी, इसलिए वो लोग यहाँ पे येजुन को बचाने के लिए जा रहे थे। वहीं पे यूनियन ने फैसला कर लिया था कि उसे चाहे अपनी जिंदगी ही देनी पड़ जाए, लेकिन इसके बावजूद वो यहाँ पे येजुन को बचा के रहेगा, भले उसे यहाँ पे भीख ही क्यों ना मांगनी पड़े। लेकिन मीनवाइल हम लोग येजुन को देखते हैं जिसे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। वो शैतानी हंसते हुए कहता है कि एक 2 कौड़ी के एल्डर ही तो हो, क्या ही उखाड़ लोगे। जिसपे चन यूनहाई को ऐसा लगता है कि यहाँ पे येजुन का दिमाग खराब हो गया है एल्डरमो की कल्टीवेशन को दो के, इसलिए वो फालतू की चीजें बड़बड़ा रहा है। एल्डरमो खड़े होते हैं और येजुन से कहते हैं कि तुम बस एक 2 कौड़ी के कल्टीवेटर हो, वो भी एक 2 कौड़ी से जगह से। तुम्हारा यहाँ पे सेक्ट बस एक चींटी की घोंसले के अलावा और कुछ भी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि फर्दर इमॉर्टल सेट के सामने तुम लोग टिक भी पाओगे? हम फूंक मार दे तुम हवा में ही गायब हो जाओगे। लेकिन तुमने मुझे यहाँ पे गुस्सा दिला दिया है, भले तुम भीख भीख मांगो तब भी मैं यहाँ पे जिंदा नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारे पूरे सेक्ट को भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और तुम लोग जानते हो कि येजुन को पहले हमला कराना पड़ता है, इसलिए वो यहाँ पे एल्डरमो को उंगल करते हुए कहता है, बुड्ढे अगर तेरे अंदर अभी भी जवानी की चिंगारी जिंदा है तो मेरे ऊपर एक हमला करके दिखा। डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन कुछ भी नहीं है, 2 कौड़ी की चीज है। आजा 1v1 करते हैं, देखते हैं कि कौन जीता है और जो जीतेगा वही बनेगा सिकंदर और सामने वाला बनेगा बंदर। तो फिर एल्डरमो हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं और वो अपने यहाँ पे डिवाइन हैंड का इस्तेमाल करते हैं। वह पे चन यूनहाई अपने मन के अंदर सोच रहा था कि ये जो जैसे ही खत्म हो जाएगा वैसे ही उनका सेक्ट भी उनका हो जाएगा, यानी कि रिसोर्स और बाकी सभी लोग। वह सिस्टम जैसे ही डिटेक्ट करता है कि हांसन के ऊपर हमला हुआ है तो वो यहाँ पे हांसन की कल्टीवेशन को बढ़ा के पीक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेशन के अंदर चेंज कर देता है, जिससे उसकी कल्टीवेशन जैसे ही बढ़ती है तो वो इजीली यहाँ पे एल्डर के अटैक को रोकता है और आगे से कहता है कि बस इतना ही दम है क्या। इसको देख के एल्डर भी हैरान हो जाते हैं कि अचानक से कल्टीवेशन 69 सोल रियलम से डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पे कैसे बढ़ गई। चन यूनहाई को यकीन नहीं होता है कि यहाँ पे परफाउंड हेवन सेक्ट जैसे 2 कौड़ी के सेक्ट के पास भी यहाँ पे डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर हो सकता है, जिससे वहाँ पे पूरी तरीके से चिंता का माहौल बन जाता है क्योंकि सभी लोग घबराए हुए थे। इससे यहाँ पे अब हांसन पूरी तरीके से इलाके को डोमिनेट कर पा रहा था। वह चन यूनहाई एल्डरमो से कहता है कि अब वो लोग क्या करेंगे, ये तो काफी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन एल्डरमो आगे से कहता है कि चिंता ना करो, तुम्हें याद है ना कि मैं यहाँ पे फेदर इमॉर्टल सेक्ट से आया हुआ हूँ, मेरे पास ऐसी कई सारी टेक्निक्स है जिनके बारे में ये सोच भी नहीं सकता है। जिसपे ये जो आगे से उंगल करते हुए कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास मुझसे भी ज्यादा बेहतर टेक्निक है क्या। जिसपे एल्डरमो आगे से एक टेक्निक का यूज करते हुए कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि हमारे सेक्ट की टेक्निक तुम्हारे जैसे 2 कौड़ी सेक्ट से बेकार होगी क्या। जिसके बाद वो आगे से टॉप टायर अर्थ ग्रेड की टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि ये देख, ये है टाई अजूरे वुड प्लाम टेक्निक। जिसके बाद वो आगे से यहाँ पे अजूरे वुड पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए येजुन के ऊपर हमला करते हैं। जिसमें सभी लोग आगे से यहाँ पे दोबारा उस अर्थ ग्रेड की टेक्निक की तारीफ कर रहे थे और हम लोगों को बताते हैं कि यहाँ पे टेक्निक मॉर्टल ग्रेड, स्पिरिट ग्रेड, परफाउंड ग्रेड, अर्थ ग्रेड, हेवन ग्रेड, सॉवरेन ग्रेड, इवन स्पिरिट ग्रेड टेक्निक्स होती है जिनको यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल समझा जाता है। और डिवाइन स्टेज यानी कि कल्टीवेशन स्टेज के बाद में टेक्निक्स यहाँ पे पावर लेवल को मेजर करती है, यानी कि कल्टीवेशन सेम होने के बावजूद अगर अपोनेंट के पास ज्यादा पावरफुल टेक्निक है तो फिर तुम्हारी फील्डिंग सेट है। इसलिए एल्डरमो को लग रहा था कि अभी भी वो यहाँ पे ज्यादा पॉइंट में है और वो यहाँ पे येजुन की फील्डिंग सेट कर सकते हैं। लेकिन येजुन को टेक्निक तो सीधा सिस्टम ने ही दी थी, तो फिर पता नहीं उसका ग्रेड क्या है और बताया भी नहीं गया। लेकिन ये जो एल्डरमो से कहता है कि तुम्हें अगर लगता है कि तुम इस तरीके की टेक्निक्स को दिखा के मुझसे जीत सकते हो, इसके बाद वो आगे से ह्यूमन किंग सील का इस्तेमाल करता है। तो फिर हम लोग देखते हैं कि येजुन के पीछे से यहाँ पे उसकी डिवाइन बॉडी या फिर जो भी कह लो वो आ जाता है और उसको देख के यहाँ पे ये लोग घबरा गए थे। और हमें पता चलता है कि यहाँ पे येजुन की टेक्निक ना ही सॉवरेन ग्रेड की है और ना ही हेवन ग्रेड की, पता नहीं कौन सी ग्रेड की है, लेकिन ये उन दोनों से ही ज्यादा हाई लेवल की है। जिसके बाद येजुन आगे से सील का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे एल्डरमो के ऊपर अटैक करता है, जिसका नाम दी हेवन किंग रीजन्स सुप्रीम था। जिसके बाद वो बॉडी यहाँ पे अपने हाथ को आगे बढ़ाती है और एल्डरमो को यहाँ पे पकड़ने की कोशिश करती है। तो एल्डरमो आगे से पाम टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं था। और जब एल्डरमो को समझ में आ जाता है कि उनका गेम बच चुका है तो वो आगे से कहते हैं कि मुझे छोड़ दो, फेदर इमॉर्टल सेक्ट के नाम पे ही छोड़ दो। लेकिन ये जिनको घंटा फर्क नहीं पड़ता था, उसे पता था कि उसके सामने कोई भी आ जाए वो यहाँ पे जीतेगा ही जीतेगा। इसलिए वो आगे से वही लाइन पेलता है कि मैं किसी को उंगल नहीं करता, लेकिन अगर कोई मुझे उंगल करेगा तो फिर मैं उसे सिंगल पीस में भी नहीं छोड़ता। तुम भले यहाँ पे मारे जाओ और तुम्हारा सेक्ट आ जाए, वो भी यहाँ पे मारा ही जाएगा। एल्डरमो आगे से कह रहे थे अगर मैं मारा गया तो फिर तुम्हारे साथ तुम्हारा सेक्ट भी पूरी तरीके से मिटा दिया जाएगा। लेकिन ये जिनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद वो यहाँ पे बॉडी के पाम का इस्तेमाल करते हुए एल्डरमो को पकड़ता है और उन्हें यहाँ पे क्रश कर देता है, जिसके बाद उनकी सिर्फ बॉडी हवा में ही गायब हो जाती है। वह पे चन यूनहाई जैसे ही देखता है तो वो तुरंत पार्टी बदल लेता है और नीचे झुक के यहाँ पे ये जो से कहता है कि हमें छोड़ दो, हम तुम्हें सर्व करने के लिए रेडी हैं, वो भी पूरी जिंदगी भर। इसी के साथ यहाँ पे जितने भी सेक्ट मेंबर थे वो सभी भी अपने घुटने टेक देते हैं और ये जो से कहते हैं कि हम तुम्हारा कुत्ता बनने को भी राजी हैं। ये जो उस ऑफर को साफ मना कर देता है तो चन यूनहाई आगे से कहता है कि मेरा बेटा यहाँ पे बहुत ही जल्द इमॉर्टल बनने वाला है और वो इतने समय यहाँ पे फेदर इमॉर्टल सेट के किसी एल्डर का डिसाइपल है। क्या तुम सच में ये खतरा मोल लेने को राजी हो, क्योंकि वो फ्यूचर में आके तुम्हारे सेट को भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय
डिस्ट्रॉय कर सकता है, जिसपे येजुन और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि वो इससे यहाँ पे इमोर्टैलिटी यहाँ पे कल्टीवेशन हासिल कर सकता है। इसीलिए वो आगे से कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा कि मैंने कहा कि आज मैं तुम्हें मिटा दूंगा तो मैं तुम्हें मिटा दूंगा। जिसके बाद वो यहाँ पे अपनी बॉडी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे उनके सेक्टर के ऊपर हमला करता है और उनके सेक्टर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। वह पे चन यून हाई आगे से कहता है कि आज उसने जो यहाँ किया है उसका बेटा 100 गुना उसे वापस लौटाएगा। जिसके बाद ये उनके सेक्टर को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है और पीछे रह जाती है तो वो नासेंट सोल रियलम वाली पील। और यूजन आगे से कहता है कि मैं इंतजार करूंगा तुम्हारे सो कॉल्ड इमॉर्टल बेटे का आने का, जिसके बाद वो भी तो मेरे एक्सपेरिमेंट पॉइंट के अंदर बदलेगा। जिसके बाद यहाँ पे यूनियन और बाकी लोग आ जाते हैं जो कि यहाँ पे येजुन को जिंदा देख के काफी ज्यादा खुश थे। वो बेजुन लोगों से कहता है कि तुम्हें इतनी चिंता क्यों हो रही भाई, मैंने बोला तो ना कि मैं सेक्टर का अकेले ही ख्याल रख लूंगा, तुम्हें आने की जरूरत नहीं थी। लेकिन यूनियन को अभी भी लग रहा था कि यहाँ पे एल्डरमो अभी भी है, इसलिए वो यहाँ पे येजुन का हाथ पकड़ता है और उसे कहता है कि हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा इससे पहले कि फर्दर इमॉर्टल सेक्टर का एल्डर यहाँ पे आ जाए। लेकिन येजुन अपना हाथ छुड़ाता है और बताता है कि उसको तो उसने पहले ही यहाँ पे मार दिया है। ये सुनकर यहाँ पे यूनियन काफी ज्यादा हैरान होता है कि येजुन ने पहले यहाँ पे फर्दर इमॉर्टल सेक्टर के एक एल्डर को मार गिराया, जबकि वो दोनों ही यहाँ पे डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेशन पे थे। जिसपे कियानजो आगे से कहती है कि देखा, जैसा कि मैंने बोला था कि येजुन की कल्टीवेशन काफी ज्यादा हाई है और वो यहाँ पे कुछ भी कर सकता है। वह यूनियन को अभी भी यकीन नहीं हो रहा तो येजुन उससे कहता है कि चिंता न करो, मैं भी यहाँ पे डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रियलम पे ही हूँ, जल्दी से यहाँ पे विंड थंडर सेट का माल लूटो और यहाँ से चलते हैं। वह यूनियन को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि येजुन असल में यहाँ पे डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रियलम पे है। उसी टाइम पे ज़ूज़ाओ यहाँ पे आता है जो कि उन लोगों को बताता है कि उसे यहाँ पे नासेंट्रोल रियलम की पिल मिली है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है किसी की कल्टीवेशन को बूस्ट करने के लिए। जिसपे येजुन आगे से कहता है कि ये पिल तो यहाँ पे सेक्ट मास्टर के पास ही जानी चाहिए, यानी कि यूनियन के पास में, क्योंकि अगर वो स्ट्रांग रहेगा तभी तो सेक्ट यहाँ पे ताकतवर बनेगा। तब सिस्टम बाहर निकलता है और वो येजुन को बताता है कि आस-पास के इलाके में उसके लिए यहाँ पे एक पावरफुल डिसाइपल ढूंढा गया है जो कि यहाँ पे इमॉर्टल रैंक का डीमन सेक्ट मास्टर है। अगर येजुन उसको सक्सेसफुली अपने डिसाइपल बना लेता है तो फिर उसको यहाँ पे अनइमेजिनेबल रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ये जान के येजुन काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि उसे यहाँ पे एक डिसाइपल रिक्रूट करने का मौका मिल रहा है जो कि इमॉर्टल रैंक का डीमन सेक्ट मास्टर है। वह पे येजुन अपने मन के अंदर सोचता है कि वो इस डिसाइपल का इस्तेमाल करके यहाँ पे इमॉर्टलिटी सीधा हासिल कर सकता है, यानी कि डायरेक्ट इमॉर्टल बन जाएगा, जिसके बाद वो यहाँ पे वेस्टलैंड को और भी ज्यादा पावरफुल बना सकेगा। वह पे यूनियन और किनजुआन को अब यहाँ पे इस बात की चिंता हो रही थी कि उन लोगों ने डायरेक्ट यहाँ पे विंड सेक्ट के साथ में इमॉर्टल फेदर इमॉर्टल सेक्ट को भी यहाँ पे उंगल कर दिया है और वो लोग यहाँ पे उनके सामने कभी भी टिक नहीं पाएंगे। यूनियन को भी पता है कि उन लोगों ने कुछ ऐसा यहाँ पे छेड़ दिया है जिसको वो लोग हैंडल नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो यूनियन से कहता है कि वो एक पावरफुल इमॉर्टल जीनियस है, इसलिए उसको यहाँ पे रह के अपना फ्यूचर वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको यहाँ से निकल के कहीं और चला जाना चाहिए इससे पहले कि यहाँ पे फेदर इमॉर्टल सेक्ट उसके पीछे आए। अगर वो लोग यहाँ पे आते भी हैं तो वो लोग अपनी जिंदगी गवा के यहाँ पे येजुन को प्रोटेक्ट करेंगे और अगर येजुन जिंदा रहता है तो उन लोगों के पास अभी भी चांस है कि उनका सेक्ट यहाँ पे अमर रहेगा। पीछे से जाओ और कियानजो भी आगे से यही कहते हैं कि तुम जाओ, हम सब कुछ हैंडल कर लेंगे। बाकी डिसाइपल्स भी आगे से ये कह रहे थे कि तुम जाओ, हम सब कुछ हैंडल कर लेंगे, आप जिंदा रहने चाहिए। जिसको देख के येजुन भी काफी ज्यादा हैरान था कि इन लोगों के बीच में इतनी ज्यादा एकता है। जिसके बाद वो आगे बढ़ता है और यूनियन से कहता है कि हाइपिंग के लिए शुक्रिया, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ भी बिना सोचे नहीं किया है, मुझे पक्का यकीन है अगर वो लोग आएंगे तो फिर मैं उनको हैंडल कर लूंगा, इसलिए चिंता की बात नहीं है, तुम लोग आराम से अपनी जिंदगी जियो। जिसके बाद वो यूनियन से कहता है कि तुम लोगों पे माल लूटो, मुझे कुछ जरूरी काम आया है, मैं जा रहा हूँ। जिसके बाद वो प्लग झपकते हैं यहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद हम लोग जंगलों के अंदर एक फीमेल को भागते हुए देखते हैं जिसके पीछे एक बुढ़ा पड़ा हुआ था जो कि उससे कह रहा था कि एक खूबसूरत नारी, मुझसे ना भागो, हमारे साथ आ जाओ, जिसके बाद हम लोग मिलके मजे करेंगे। जिसपे वो फीमेल आगे से चीखते हुए कहती है कि साले मैं लड़का हूँ, भाग जा यहाँ से, कितनी बार बोला है सलवार में तलवार है। लेकिन वो बुढ़ा नहीं मान रहा था, वो आगे से कहता है ना, तुम्हारी जैसी खूबसूरत त्वचा, इतनी खूबसूरत आंखें किसी लड़के की हो ही नहीं सकती, मुझसे झूठ ना बोलो। जिसके बाद वो फीमेल हम लोगों को बताती है कि वो यहाँ पे सेंट्रल रीजन के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट हुआ करती थी डिमोनिक फ्लेम सेक्ट की लीडर, जो अपने एनिमीज को चारों खाने चित किया कर देती थी, जिसके पास यहाँ पे ट्रू इमॉर्टल रियलम की फाउंडेशन भी थी। और उसके पास जो कल्ट था वो यहाँ पे कई सारे लोगों से भरा पड़ा था और इसके पास टोटल यहाँ पे 10,000 एल्डर्स थे। पूरी की पूरी सरकार इसके यहाँ पे अंगूठों तले दबी हुई थी और सबको इसकी तारीफ किया करता था। लेकिन तभी बेचारे के ऊपर कई सारे एनिमीज ने हमला कर दिया, जिसके बाद इसके कल्टीवेशन को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया और ऊपर से इसके सेक्ट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया और अपनी जान बचाने के लिए से यहाँ पे बुरी तरीके से कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद इसकी परेशानियां कम नहीं हुई, एक सन की बुड्ढा भी इसके पीछे पड़ चुका है इसको लड़की समझने के चक्कर में। उस टाइम में वो बुड्ढा अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि तुम तो कुछ ज्यादा ही तेज दौड़ती हो, अब मुझसे रहा नहीं जाता। जिसपे वो लड़की भी आगे से यहाँ पे क्रिम्सन फ्लेम शील्ड का इस्तेमाल करते हुए अटैक को ब्लॉक करती है, लेकिन ये अटैक काफी नहीं था, इसीलिए वो तलवारें उसके शील्ड को तोड़ते हुए उसको सीधा जा लगते हैं। जिसके बाद वो धड़ाम से नीचे जाके गिरती है। कि देखो वो बुड्ढा हैरान हो जाता है कि एक बंदे जिसकी कल्टीवेशन यहाँ पे फाउंडेशन स्टेज पे है, लेकिन इसके बावजूद वो यहाँ पे उसके गोल्डन कोड लेवल के अटैक्स को ब्लॉक कर पा रहा है, जिससे उसे समझ में आ जाता है कि ये बंदा पक्का यहाँ पे एक राइजिंग स्टार
सरदार होगा अपने किसी मेजर सेक्ट का। लेकिन इस बंदे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो आगे से कहता है कि वो सबसे पहले इसके यहाँ पे जुगी पीटेगा, जिसके बाद में कुछ सोचेगा। जुगी मीन्स गुथम गुथाई। जिसके बाद वो यहाँ पे अपने वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए उसे यहाँ पे कैद कर लेता है और उससे कहता है कि अब कहाँ जाओगी, अब तो गिव अप कर दो। और उस लड़की को समझ में आ जाता है कि ये नहीं मानने वाला। वहीं पे वो बुढ़ा आगे से कहता है, स्वीट हार्ट, हमारे पास पूरा दिन नहीं है, अच्छे बच्चे बनो और इसमें ज्यादा दर्द नहीं होगा, बस हल्का सा दर्द होगा चींटी काटने जितना। जिसपे उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जिसके बाद वो अपनी छाती चीर के कहता है कि ले देख देख ले, लड़का हूं मैं साले। जिसपे उस बंदे को बहुत ही बड़ा झटका लगता है। वो आगे से कहता है कि मैंने तो अपना सब कुछ बदल लिया भाई, इतनी देर से मैं इस लड़के का पीछा कर रहा था बेफालतू में। जिसके बाद वो लड़का आगे से कहता है कि देख लेना तुमने, मेरा पीछा करना बंद करो और मुझे जाने दो। लेकिन वो बुढ़ा आगे से कहता है, रुको, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर। बुड्ढे को ईट से ईट लड़ानी है। ब्रो इज फॉलोइंग दिस कोट, इफ देयर इज अ होल देन इज अ गोल।